I think I have started the recording again, and then I hope we will finish this problem in this third session. So let me go back to our slides and let me set the pointer. हाँ, तो ये पहले पार्ट की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आपको ये स्लाइड नज़र आ रहा है, पार्ट 1 की इंटीग्रेशन हमने कर ली है। यस सर। और पार्ट 1 के ऊपर जो हमारा आंसर आया है दैट इज 1 जूल या 1 यूनिट जो भी है। सो पार्ट 1 जो है वो ये वाला है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, और इसके ऊपर जो वर्क है दैट्स 1 जूल या 1 यूनिट। नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर अब हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इस पाथ के ऊपर दिस इज एक्चुअली, यहाँ पर अगर आप देख ले, ये वाला आपका पाथ 2 है, ये फ्रॉम ए टू सी, इस पाथ से हमने जाना है। अब इस पाथ का इक्वेशन ये है, दिस इज पार्ट ऑफ अ पैराबोला। ये पैराबोला का एक छोटा सा सेक्शन है इधर से, और इसका इक्वेशन ये है कि y इज इक्वल टू 1/4x²। तो इस पाथ पे जब हम जा रहे हैं तो इस पाथ पे y और x के दरमियान जो रिलेशन है वो ये पैराबोलिक फंक्शन है। अब हमने इस पाथ से ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। सो अब हमारे पास नई जो y की वैल्यू है वो ये है, फॉर पाथ नंबर 2 y इज इक्वल टू 1/4x²। तो dy क्या हो जाएगा, 1/2x dx। इंटीग्रेट कर ले दोनों साइड्स को। अब ये चीज़ें जो हैं, ये वैल्यू जो y की जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो आपका पूरा इंटीग्रल y में से कन्वर्ट होकर x में चला जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। इधर y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। फिर y² की भी वैल्यू हम लगा लेंगे, यही वैल्यू लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर। और फिर dy की भी वैल्यू हम यहाँ से लगा लेंगे इस इक्वेशन से, और इससे हमारा पूरा इंटीग्रल जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। और x के लिमिट हमें पता है कि ये हमारे x के लिमिट हैं, ये पहला 0 to 2, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर है ये x है, जो दूसरा है वो y है। अब हम चूंकि इंटीग्रेशन पूरा हमने x में कन्वर्ट कर लिया, y को हमने यहाँ से डिलीट कर लिया इस पूरे एक्सप्रेशन से, इससे जहाँ पर भी y था उसकी वैल्यू लगा ली। तो अब हमारा इंटीग्रल पूरा x के अंदर है, और अब ये इंटीग्रल सिंपल सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल है, और इजीली आप इसको कर लोगे। सो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो दूसरे पाथ से जाने से हम ये वर्क कर रहे हैं 2/3, एंड दिस इज क्लियरली लेस देन 1। जो पिछले पाथ पे हम वर्क कर रहे थे ये उससे कम है, 2/3 यूनिट्स वर्क है। तो ये चीज़ मैं आखिर में डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट पाथ से वर्क क्यों डिफरेंट आ रहा है, हालांकि हम तो सेम दो पॉइंट्स के दरमियान जा रहे हैं, तो वर्क डिफरेंट क्यों आ रहा है। सो वी विल डिस्कस दैट एट द एंड इन द रिमार्क सेक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब तीसरे पाथ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और तीसरे पाथ में हमारे पास इस तरह का ये इसका फिगर है। ये तीसरे पाथ में ये है कि हम ब्रोकन लाइन से जा रहे हैं। लेट मी गो बैक टू दैट ओरिजिनल फिगर। ये तीसरा पाथ उसने कहा है कि ए से जाओ, पहले वर्टिकली अपवर्ड तो 1 तक पहुंच जाओ, y इज इक्वल टू 1 तक, और फिर y इज इक्वल टू 1 से डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 तक आ जाओ, तो आप अपने डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाओगे। तो अब हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, लेकिन हमने एक तीसरे पाथ पे जाना है जो कि एक ब्रोकन लाइन है, इस तरह से और फिर इस तरह से। अब इसमें हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन जो है वो फ्रॉम 0 0 to 2 1 है, लेकिन हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, बीच में हम एक पॉइंट पे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, और हम ये वाला रूल लगाएंगे, ये कि हम ब्रोकन लाइन से जा रहे हैं तो ए से पी तक हम कर लेंगे और बी से पी तक। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या है, W3 मीन के तीसरे पाथ के लिए कैलकुलेशन हो रही है। हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन ये है कि मैं ओरिजिन से अपने इस पॉइंट तक जाऊँ, इधर ओरिजिन से लेकर इधर तक, लेकिन मैं पहले इधर पहुंचूंगा इधर, तो मैं 0 0 से जाऊंगा इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 1। इस पॉइंट के 0 1 0 1। 0 1। यस ठीक है, सर, 01। 0 1। ठीक है। तो पहले मैं इस लाइन पे आऊंगा, 0 0 से लेकर 0 1 तक आऊंगा, फिर मैं 0 1 लाइन से लेकर 2 1 पॉइंट तक जाऊंगा। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो बाई पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, दो रस्तों पे पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा एक साइड है इंटीग्रेशन का जो कि डायरेक्ट फ्रॉम
ए टू बी है और फिर ये मैंने बीच में पॉइंट पे लिया हुआ है, तो ये एक्चुअली दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक फ्रॉम ए टू बी और दूसरा फ्रॉम, अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ इस फिगर के मुताबिक, पहले मैं जा रहा हूँ ए से बी तक और फिर मैं जा रहा हूँ बी से सी तक, तो इस पाथ पे मेरा इंटीग्रेशन ये रहेगा ए टू बी प्लस बी टू सी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि इस वाले पाथ के ऊपर ये जो है 0 to 1 अगर मैं जाता हूँ, इसका इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का, इस लाइन पे, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये y is equal to c, ये y y is equal to c सर, y is equal to c, और c असल में यहाँ पर 1 है, y is equal to कांस्टेंट और वो कांस्टेंट वैल्यू है 1, x वैल्यू क्या होगी इस लाइन पे, 0 सर, 0। गुड। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं इस तक जाता हूँ, इधर से इधर तक आता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो dx क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो पहले पोर्शन के लिए x इज इक्वल टू 0 और dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरे पोर्शन के लिए जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इधर से, इसका इक्वेशन क्या है, सर y is equal to 0, इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, y is equal to x, sir, y is equal to x, नो y इज इक्वल टू x, तो आपका ऐसा लाइन होगा जिसका स्लोप 45 डिग्री हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस पे y की वैल्यू क्या है, इस पूरे लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 1, 1। 1 है सर, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y is equal to y 1, is equal to 1, y इज इक्वल टू 1, तो di क्या हो जाएगा, 0, 0। ठीक है, कांस्टेंट है सर, तो 0 है। कांस्टेंट है, गुड। तो इस पाथ पे x इज इक्वल टू 0 और dx इज इक्वल टू 0 है, और इस वाले पाथ पे y इज इक्वल टू 1 है, लेकिन dy इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये इंफॉर्मेशन हम इन दोनों इंटीग्रल्स में पुट करेंगे, इस वाले में और इस वाले में। तो यहाँ पर आप, मैं फिर से इक्वेशन 1 को रेफर कर रहा हूँ, वो इक्वेशन 1 ये है, देखिए मैंने इक्वेशन 1 इसके लिए अलग लिखना है और इसके लिए, इन लिमिट्स के लिए अलग लिखना है, तो मैं पहले इनके लिए कर रहा हूँ, इस वाले वर्टिकल लाइन के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ। तो वर्टिकल लाइन के मैं इसके लिए इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, वर्टिकल लाइन के लिए इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0, और dx की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म उड़ 0, जाएगा, यहाँ से ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी y के ऊपर, और उस y के लिमिट क्या होंगे, इस लाइन के ऊपर y फ्रॉम 0 to 1 0, वेरी हो रहा है। 1, तो ये आपका इस पाथ का जो इंटीग्रेशन होगा, ये वाला वर्टिकल पाथ का, इसका आंसर आपका ये आएगा -1/3। अब मैं इस पाथ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगेन मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगा, लेकिन अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मेरे पास x की क्या वैल्यू है, सॉरी y की क्या 0, वैल्यू है, 1, 1, y की वैल्यू 1 है और dy 0 है। तो अब मैं इस इक्वेशन में ये इंफॉर्मेशन पुट करूंगा, y की जगह क्या पुट करूंगा, 1, 1, और dy की जगह 0, तो ये टर्म उड़ जाएगा उससे, 0, ये वाला टर्म ये खत्म हो सर, जाएगा क्योंकि dy 0 है, और y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1, 1। तो अगेन ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगी इस वाले पोर्शन के लिए भी, तो इस इंटीग्रल से आंसर आ जाएगा 2। तो एक पार्ट से 1/3 आ रहा है इससे, और इससे आ रहा है +2, तो टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी तीसरे पाथ के लिए, इन दोनों का सम, इधर से लेकर इधर तक जो है इसका सम कर ले, तो इसका सम ये होगा कि -1/3 + 2, इससे जो आपका तीसरे पाथ का आंसर आ रहा है दैट इज 5/3। अब आप देख ले इस पे भी आंसर डिफरेंट आ रहा है, 5/3 आ रहा है, मतलब तीनों पाथ्स के ऊपर डिफरेंट हमारे पास वर्क हो रहा है, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं वर्क के। तो लेट्स से कि लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फोर्थ पाथ, और देखते हैं कि उस पे वर्क की वैल्यू क्या आती है, एंड देन वी विल रिमार्क ऑन द प्रॉब्लम कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट ऑफ द लेक्चर। है कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर, ये इंटीग्रेशन क्लियर है सबको? yes, sir, दैट्स गुड। सो द लास्ट पार्ट इज के अब हम चौथे पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, और चौथा पार्ट ये है,
चौथा पाथ एक्चुअली ये है, ये वाला। और ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन इसका गिवन है। वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है कि अगर मैं अपने इस ओरिजिनल फिगर पे आ जाऊँ, ये वाला जो है, ये मेरा चौथा पाथ है, और इस पाथ के इक्वेशंस ये है, x इज इक्वल टू 2t3 और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है कि आपने x और y को किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइन किया है, और वो t है, या u हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये t है। रिमेंबर दिस इज नॉट टाइम, ये कुछ भी हो सकता है, x और y का रिलेशन है आपस में एक तीसरे वेरिएबल के साथ। तो अब इस पाथ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर ये है 2t स्क्वायर है क्या है, और ये y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। अब इससे x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, और ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये वाला। तो मैं x और y की वैल्यूज पुट करूंगा, लेकिन मुझे dx की भी निकालनी है, तो dx भी यहाँ से आराम से निकल सकता है। इसको इंटीग्रेट कर ले तो dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dx क्या बनेगा, 6t स्क्वायर dt, और dy की क्या बनेगी, 2t dt। Yes, sir. अब आप अपना पूरा इंटीग्रेशन टाइम, या सॉरी टाइम नहीं, किसी वेरिएबल t के अंदर लेके जा रहे हैं। अब x और y के लिमिट अलग अलग थे, इसके लिमिट 0 से लेकर 2 1 तक लिमिट थे, 0 से लेकर 2 1 तक। अब t के लिमिट चेंज होंगे, जाहिर है जब आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होगी। तो ये सारा यहाँ पर शो हुआ है कि आपने इस पूरे इंटीग्रल को t में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और इसके लिमिट कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पर है। इधर ये सब कुछ हुआ है। सो ये मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आप यहाँ से इसको खुद को कन्विंस कर ले के कैसे ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुए हैं। तो टाइम के जो फाइनल इंटीग्रेशन लिमिट्स आएंगे, टी के जो फाइनल इंटीग्रेशन लिमिट आएंगे वो 0 to 1 होंगे। और जब आप इस इक्वेशन में x और y रिप्लेस करोगे विथ t, जो इक्वेशन है पैरामीट्रिक, तो आपका जो फाइनल इंटीग्रेशन t वेरिएबल के अंदर बनेगा वो ये होगा। अब ये सिंपल पोलिनोमियल इंटीग्रल है जो कि आराम से आप कर सकते हैं। ये t पावर 7 है, ये t पावर 5 है, और इंटीग्रेशन लिमिट भी सिंपल है। t पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा t पावर 8/8, और t पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा t पावर 6/6, और लिमिट्स 0 to 1 है। तो अल्टीमेटली जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस, द वर्क फॉर दिस पाथ विल बी 7/6। अब देख ले, चारों पाथ से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, और चारों पाथ से हमें डिफरेंट वर्क मिल रहा है। अब ये इससे हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है इस फोर्स के बारे में। ये जो फोर्स है, जिस फोर्स फील्ड में हम जा रहे हैं, इस पूरे एक्स वाई प्लेन में देखिए, ये जो फोर्स है आपका, ये एक्स वाई प्लेन में फोर्स फील्ड है। ये इसका एक्स कंपोनेंट स्पेस में ऐसे वेरी हो रहा है, इसका वाई कंपोनेंट स्पेस में ऐसे वेरी हो रहा है। तो इट मीन ये फोर्स फील्ड पूरे एक्स वाई प्लेन के अंदर वेरी हो रही है, लेकिन इसका जो वेरिएशन है वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग है। कहीं किस रास्ते पे अगर आप जाते हैं, किसी रास्ते पे जाते हैं तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसी पे जा रहे हैं तो आपको कम वर्क करना पड़ रहा है। अगर आप इसको फिजिकल सिचुएशन कोई इमेजिन करें तो ये कोई इस तरह का कोई रोड ऐसा है कि जिस पे डिफरेंट रास्तों पे डिफरेंट फ्रैक्शन है। ये वाला जो रोड है जिस पे आपको कम वर्क करना पड़ रहा है, सबसे कम, तो शायद इस पे फ्रैक्शन कम है और ये स्मूथ रोड है। किसी दूसरे रास्ते पे आप जा रहे हैं तो उस पर फ्रैक्शन ज़्यादा है। और तो ये आप इस तरह का कोई फिजिकल सिनेरियो बता सकते हैं यहाँ से कि डिफरेंट रास्तों से आप जा रहे हैं और डिफरेंट वर्क हो रहा है। तो इस तरह के फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें आप डिफरेंट रास्तों से जाते हैं और डिफरेंट वर्क होता हो, तो उस फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव। इसके बरक्स अगर हमारे सारे पाथ्स के ऊपर एक वर्क आ जाता, सब वर्क एक जैसे होते, बेशक हम किसी भी रास्ते से जाते, अगर हमारे एंड पॉइंट एक होते, बेशक हम इस रास्ते से जाते या इससे जाते या इससे जाते, तो अगर सारे रास्तों से हमें एक जितना वर्क मिलता, तो फिर उस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता हो। ये आपने बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ होगा, और अब आप इसमें भी पढ़ लोगे आगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और especially in quantum mechanics, whenever you have a conservative force, then there is a potential corresponding to that force, and then you can solve Schrodinger equation for that force. So next time ये हमारा लाइन इंटीग्रल का डिस्कशन था। इसके साथ जो कनेक्टेड डिस्कशन है दैट इज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें हम इस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे कि अगर वर्क सारे पाथ्स के ऊपर सेम हो तो उस तरह के फोर्सेस को हम देखेंगे। and they are a special class of forces which are known as conservative forces, and they play a vital role in physics,
तो वो हम नेक्स्ट टाइम कंजर्वेटिव फोर्सेस डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो प्लीज आस्क, द डिस्कशन इज नाउ ओपन। Excuse me, sir. जी जी सर ये पाथ 4 सर ये पाथ 4 में जो आपने टाइम लिमिट दिया है 0 to 1, इसका समझ नहीं आया। ये टाइम नहीं है, ये कोई वेरिएबल टी है। लिमिट मैंने उसको डिस्कस भी नहीं किया है कि लिमिट कैसे चेंज हुई। चले मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। मैंने अज्यूम कर लिया कि आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी चीज़ें, बट एनीवेज लेट मी डू इट। एक्स के लिमिट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है एक्स वाई के, और यहाँ पर वाई के लिमिट्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1। अब हम चूंकि नए वेरिएबल में जा रहे हैं तो नया वेरिएबल हमारा टी है। अब देख ले एक्स और वाई के इक्वेशन में अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हो और वाई, इस पॉइंट के लिए मैं लिमिट पहले देखूंगा, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हो और वाई इज इक्वल टू 0 हो तो इट मीन टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यस सर। सिमिलरली अब इस पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। तो अब मैं इन 1 इक्वेशन है। में, जो इक्वेशन मुझे गिवन है एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, इनमें मैं x की जगह 2 पुट करूंगा और y की जगह 1 पुट करूंगा। तो वही 1 मैंने किया है, x की जगह 2, y की जगह 1, 1 और उससे मुझे जो इक्वेशन मिली है उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। उससे मुझे ये इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन दो, ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। जब आप इन दोनों को आपस में पुट करते हैं, लाइक ये इक्वेशन, ये जो टी पावर 3 है, टी पावर 3 को स्प्लिट कर ले, टी पावर 3 को इस तरह से टी यस स्क्वेयर सर। और टी में लिख ले, तो टी यस स्क्वेयर सर। किसके बराबर है? 1। 1 के। तो इस टी स्क्वेयर की जगह 1 आ जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 2 आ यस जाएगा। सर। यस सर। अब 2t इज इक्वल टू 2 मीन t इज इक्वल टू 1। यस सर। तो दिस इज हाउ यू गेट योर एक्सचेंज लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल t इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। सही है। आगे इंटीग्रेशन यस तो सर। सिंपल है ना, यस। सिंपल वेरिएबल t के ऊपर इंटीग्रेशन यस हो सर वो तो गया। नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो यस प्लीज सर। आस्क मी। इफ यू डू नॉट हैव क्वेश्चन, या अगर आप मैं इसके रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लूँ और या फिर आप विद द ऑफ रिकॉर्डिंग कोई इनफॉर्मल डिस्कशन करना चाहते हैं, सो आई विल बी अवेलेबल। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एट दिस मोमेंट and then I'll be available for at least 10 minutes if you have still questions. So